तो आज की इस वीडियो में हम बिल्स सेलिंग रेट जो कि एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है रेट कन्विक्शन से रिलेटेड उसके बारे में एग्जांपल के थ्रू समझने वाले हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझने वाले हैं। आपके कंसेप्ट ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके हैं टीटी बाइंग, टीटी सेलिंग रेट को लेकर के एंड बिल्स बाइंग रेट को लेकर के। एंड इस वीडियो में हम बिल्स सेलिंग रेट के बारे में बात करने वाले हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेआईबी सीआईबी दोनों के पॉइंट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेआईबी सीआईबी एंड आप चाहते हैं आपको पिछली सभी वीडियोस भी मिल जाए, तो अभी के अभी जेआईबी सीआईबी न्यूमेरिकल लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए टू द नंबर 8360944207 के ऊपर। आपके पास सभी की सभी वीडियोस पहुंच जाएंगी। और साथ के साथ अगर आप चाहते हैं आगे आने वाले वीडियोस भी आपको मिलती रहे, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू गेट अपडेटेड व्हेनेवर वी अपलोड द न्यू वीडियोस। सो चलिए आज के सेशन को फटाफट से यहां पर स्टार्ट करते हैं। इट्स रिलेटेड टू ऑन 26th of March 2020 इंपोर्टर हैज रिसीव्ड एन इंपोर्ट बिल। तो बेसिक होता क्या है कि आपके पास यहां पर लेट से इंडिया में बैठा है इंपोर्टर, राइट, एंड बाहर बैठा है एक्सपोर्टर, यूएसए में बैठा है एक्सपोर्टर, राइट। तो ये दो पर्सन हम यहां पर लेट कर लेते हैं। और उसके बाद इंपोर्ट बिल पर्टिकुलरली रिटायरमेंट कैसे होती है उसके बारे में हम प्रोसेस समझने वाले हैं। रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट बिल क्या होता है, राइट। तो एक्सपोर्टर ने जब इंपोर्टर को सामान दिया तो इंपोर्टर कहता है कि अभी मैं भाई पैसे नहीं दे पाऊंगा, तो एक्सपोर्टर एक बिल ड्रॉ कर देता है। जैसे हमने बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रोसेस समझा था, तो एक्सपोर्टर एक बिल ड्रॉ कर लेता है। तो एक्सपोर्टर बन जाएगा ड्रॉर, जिसने बिल ड्रॉ किया, एंड जिस पर्सन के ऊपर ड्रॉ की गई है वो बन गया ड्रॉई। ये बन गया ड्रॉई हमारे पास, राइट। तो यहां पर एक्सपोर्टर हो गया, एक हो गया हमारे पास इंपोर्टर हो गया। अब इंपोर्टर ने क्या किया, बिल को एक्सेप्ट कर लिया एंड ये बिल वापस से पहुंच गया एक्सपोर्टर के पास। अब बिल का जो पोजेशन है वो एक्सपोर्टर के पास है। अब ये बिल जो होता है वो डिमांड बिल भी हो सकता है, वो यूसेंस बिल भी हो सकता है। डिमांड बिल यानी कि जैसे ही बिल प्रेजेंट किया जाएगा एक्सपोर्टर के द्वारा, इंपोर्टर के ऊपर ऑब्लिगेशन रहेगी कि उसने पेमेंट करनी है। और अगर यूसेंस बिल है तो उसमें ऑलरेडी कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड लिखा होगा या कोई डेट लिखी होगी, लेट से 3 महीने के बाद पेमेंट करनी है, कुछ करना है, ठीक है, तो वो डेट होगी या फिर कोई टाइम पीरियड होगा। तो उसके केस में एक्सपोर्टर उस टाइम पीरियड के बाद बिल को प्रेजेंट करेगा, फिर यहां पर इंपोर्टर के ऊपर ऑब्लिगेशन होगी कि उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, राइट। अब इस सिनेरियो में लेट्स से 3 महीने का टाइम पीरियड था। हम जस्ट सपोज कर रहे हैं कि ये जो बिल था ये कौन सा बिल था, ये यूसेंस बिल था। एंड इसमें जो टाइम पीरियड था वो 3 मंथ्स का टाइम पीरियड था, यानी कि 3 महीने के बाद इंपोर्टर ने पेमेंट करनी थी। लेकिन इंपोर्टर कहता है कि मेरे पास अभी के अभी पैसा अवेलेबल है, राइट। तो उसके केस में इंपोर्टर अपने बैंक के पास जाता है, इंपोर्टर अपने बैंक के पास गया एंड बैंक को कहता है कि मैंने पेमेंट करनी है, ठीक है, यानी कि एक्सपोर्टर को पेमेंट की जाए। लेकिन ये पेमेंट जो होगी इंस्टेंटेनियस नहीं होगी और इसमें दो तरह की ट्रांजैक्शंस अवेलेबल रहेंगी। T1 ट्रांजैक्शन को मैं एक नाम दे रहा हूं, जहां पर इंपोर्टर जस्ट लेट से जो पेमेंट की जानी थी वो यूएसडी में पेमेंट की जानी थी। तो T1 ट्रांजैक्शन बेसिकली क्या है, जिसमें इंपोर्टर जो होगा वो यूएसडी को बाय कर लेगा, वो यूएसडी को बाय कर लेगा और ये इंस्टेंट ट्रांजैक्शन होगी। ये वाली जो T1 ट्रांजैक्शन है ये इंस्टेंट ट्रांजैक्शन होगी, क्योंकि बैंक अपने नोस्ट्रो अकाउंट में से बैलेंस को डेबिट करते करते हुए ये पेमेंट दे देगा, किसको, इंपोर्टर को दे देगा। लेकिन जब आगे पेमेंट को रियलाइज करवाना है, यानी कि एक्सपोर्टर को जब पेमेंट देनी है, तो उसमें डेफिनेटली टाइम पीरियड लगेगा। वो साथ के साथ पेमेंट नहीं होगी, उसमें कुछ टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो वहां पर जो रेट एप्लीकेबल होगा वो बिल्स रेट एप्लीकेबल होगा। तो ध्यान से समझिएगा, ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जैसे है जो रिटायरमेंट ऑफ बिल से रिलेटेड है, इसमें दो तरह की ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व रहती हैं। एक ट्रांजैक्शन होगी आपकी T1 ट्रांजैक्शन, जिसमें इंपोर्टर जो है वो यूएसडी को बाय करना चाहता है। तो वो कौन से रेट के ऊपर बाय कर पाएगा, इंपोर्टर विल बी एबल टू बाय द यूएसडी एट अ प्राइस एट विच द बैंक इज रेडी टू सेल, क्योंकि यहां पर मर्चेंट रेट एप्लीकेबल है। तो यहां पर सेलिंग कॉस्ट दिया जाएगा, बैंक जो होगा यहां पर सेलिंग कॉस्ट देगा इंपोर्टर को। तो कौन सा रेट एप्लीकेबल रहेगा, क्योंकि साथ के साथ इंस्टेंट हो रही है तो ये टीटी सेलिंग रेट कॉस्ट एप्लीकेबल रहेगा यहां पर। उसके बाद जो पेमेंट की जानी है उसमें डिले हो जाएगा, तो वहां पर कौन सा कोड दिया जाएगा, इट विल द बिल्स रेट विच विल बी एप्लीकेबल ओवर देयर। वहां पर बिल्स रेट एप्लीकेबल रहेगा, क्योंकि ओवरऑल ट्रांजैक्शन में आपके पास टाइम पीरियड का गैप था, आपके पास टाइम पीरियड का गैप था, यानी कि साथ के साथ ट्रांजैक्शन सेटलमेंट नहीं हो रही थी। तो ये कौन सा रेट कहलाता है, दिस इज सेड टू बी द बिल्स सेलिंग रेट। ये बिल सेलिंग रेट की हमारे पास बहुत सही एग्जांपल बन जाती है, राइट। तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि जो बिल सेलिंग रेट है इट्स एक्चुअली कंपोजिशन ऑफ 2 रेट्स, ठीक है। कौन कौन से रेट, एक हो गया T1 ट्रांजैक्शन, दूसरी होगी T2 ट्रांजैक्शन। जो T1 ट्रांजैक्शन है दैट्स एक्चुअली टीटी सेलिंग रेट ट्रांजैक्शन, ये टीटी सेलिंग रेट है। और जो T2 ट्रांजैक्शन है दैट्स बिल सेलिंग रेट, क्योंकि उसमें गैप पड़ जाएगा तो ये बिल सेलिंग है। जैसे इस केस में मैंने यूसेंस कहा था, तो हो सकता है यूसेंस हो। अगर डिमांड भी है तो भी उसमें टाइम लगता है, साथ के साथ आपका बिल रिटायर नहीं होगा। पहले जो बैंक होगा वो एक्सपोर्टर के बैंक के पास बिल भेजेगा, उसके बाद पर्टिकुलर वो बिल जो होगा उसकी पेमेंट की जाएगी, उसकी कंफर्मेशन आएगी, इट विल टेक सम टाइम, राइट।
अब क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। ऑन 26 ऑफ मार्च 2020 जो इंपोर्टर है उसके पास इंपोर्ट बिल आता है 50,000 यूएसडी का। वो उस बिल की रिटायरमेंट के लिए कहता है, उसका स्पोर्ट रेट दिया गया है, 1 मंथ फॉरवर्ड रेट भी गिवन है, एक्सचेंज मार्जिन आपको दिया गया है, एक्सचेंज मार्जिन बिल सेलिंग रेट के ऊपर भी आपको गिवन है। तो आपने किस तरह से सॉल्व करना है इस तरह के क्वेश्चन को, लेट्स हैव अ लुक एट इट। फटाफट से यहां पर क्वेश्चन को समझते हैं, दोबारा से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ी आसानी रहेगी आपको समझने के लिए। तो यहां पर इंपोर्टर जो पर्सन है, ये पर्सन XYZ बैंक के पास जाता है। अब यहां पर ये यूएसडी को आगे रिटायर करना चाहता है, 50,000 यूएसडी के बिल को पे करना चाहता है। तो ये यूएसडी को क्या करेगा, बाय करेगा। कौन से रेट के ऊपर, टीटी सेलिंग रेट के ऊपर बाय करेगा, राइट। तो टीटी सेलिंग रेट क्या कन्विक्ट करता है, स्पोर्ट रेट। स्पोर्ट रेट, क्योंकि सेलिंग रेट जो टीटी सेलिंग रेट होता है उसमें सिर्फ स्पोर्ट रेट रहता है, ठीक है, उसमें प्लस माइनस प्रीमियम कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि टीटी का मतलब ही होता है आपकी इंस्टेंट होगी। तो ये जो आपके पास कंसेप्ट दिया गया 1 मंथ फॉरवर्ड वाला, ये सिर्फ और सिर्फ आपको बहकाने के लिए दिया गया, ठीक है। तो स्पोर्ट रेट प्लस माइनस कुछ नहीं होना। और यहां पर जो एक्सचेंज मार्जिन है वो ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा। देखिए अगर सेलिंग रेट होता है तो एक्सचेंज मार्जिन ऐड होता है, तो यहां पर एक्सचेंज मार्जिन को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, राइट। तो ये टीटी सेलिंग रेट हो गया। पहले तो ये रेट को हम यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बाइंग रेट है 72.30 और ये सेलिंग रेट है 72.40। हमने कौन सा पिक करना है, 72.40 वाला, सेलिंग वाला, ठीक है। और एक्सचेंज मार्जिन कितना गिवन है, यहां पर गिवन है 0.15% का। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 72.4 प्लस 0.15% यानी कि 72.5086, ये मेरे पास टीटी सेलिंग रेट आ गया, जिस रेट के ऊपर इस पर्सन ने, जो इंपोर्टर था, उसने यूएसडीज को परचेज कर लिया। अब उसके बाद सेटलमेंट भी होनी है, तो सेटलमेंट एकदम से तो नहीं होगी, ठीक है। तो उसके आगे क्या होगा, एक्सचेंज मार्जिन ऐड होगा, किसका, बिल सेलिंग रेट का। अब यहां पर कोई भी आपने आगे का फॉरवर्ड रेट नहीं लेना। आगे का फॉरवर्ड रेट तब लेते जब जो यूएसडी थे 1 महीने के बाद खरीदे जाते तो लेते। अब यहां पर तो यूएसडी हम ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं, तो आगे वाले प्राइस को लेना बनता ही नहीं है, ऑलरेडी आपका प्राइस लॉक हो चुका है 72.5086 के ऊपर, राइट। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ अगला स्टेप क्या है कि हमने बिल सेलिंग रेट को कैलकुलेट करना है। तो ये जो रेट हमने कैलकुलेट किया था वो, और साथ में प्लस कर देंगे, क्योंकि सेलिंग रेट है तो एक्सचेंज मार्जिन क्या होगा, ऐड होगा। तो 0.2% का जो एक्सचेंज मार्जिन है वो ऐड हो जाएगा, प्लस 0.2% जो होगा एक्सचेंज मार्जिन ऐड हो गया, एंड इट विल बी 72.6536, ठीक है। तो ये एक्सचेंज मार्जिन हमारे पास क्या हो गया, यहां पर ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, कई बार क्या करते हैं कैंडिडेट्स कि वो 72.40 करते हुए फिर आगे 0.15% आ गया, प्लस आगे 0.20% आ गया, इन दोनों को इकट्ठा ऐड करके परसेंटेज निकाल लेते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना। आपको पहले टीटी सेलिंग रेट ही कैलकुलेट करना, उसके बाद उसके ऊपर मार्जिन परसेंटेज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है, ध्यान रखेंगे, राइट। इस चीज का ध्यान रखना है, अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं आपको काफी ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन जिस हिसाब से मैंने आपको समझाया है, आई डोंट थिंक सो आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। बट स्टिल अगर आपको कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, सो दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।